आज चैप्टर नंबर 6 है क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटी का। चैप्टर नंबर 6 में दिया है न्यायपालिका। इससे पहले 5 चैप्टर्स को हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। न्यायपालिका के बारे में है 6 चैप्टर। न्यायपालिका से रिलेटेड आज हम इस चैप्टर में यहाँ पर स्टडी करेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका कितनी है, क्या है, संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका क्या है, भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध, ये सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में यहाँ पर जानेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्टिंग की है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, क्यों जरूरत होती है हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की, न्यायपालिका की ही जरूरत क्यों है, क्या चीज है न्यायपालिका, और फिर स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है उस पर यहाँ पर बताया गया है। हर समाज में व्यक्तियों के बीच में, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों का कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यही है कि धनी और गरीब, स्त्री हो या पुरुष, अगड़े हो और पिछड़े, सभी लोगों पर एक समान कानून लागू होगा। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। यानी कि न्यायपालिका क्या भूमिका निभाती है, न्यायपालिका का रोल कितना है कि कानून के शासन की और कानून के शासन की रक्षा करे और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे, कानून की शासन की रक्षा करे और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। सो न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, न्यायपालिका अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह को तानाशाही न ले, तानाशाही यहाँ पे ना ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होनी चाहिए, कि न्यायपालिका के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका का यही मतलब निकलता है कि स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है, इसके बारे में ये समझाती है। सो ओवरऑल पैराग्राफ ये बताता है कि न्यायपालिका की हमें जरूरत क्यों पड़ती है कि जिस देश में हम रहते हैं, समाज में रहते हैं, यहाँ पर कई तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत विविधताओं का देश है। जैसे यहाँ पर गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, कुछ यहाँ पर मिडिल क्लास भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, कुछ लोग यहाँ पर किसी रीजन के अंदर कोई और लैंग्वेज बोलते हैं। तो जहाँ भिन्नता पाई जाती है इस देश के अंदर, अलग अलग भिन्न जो ये लोग हैं या ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज हैं, रीजन है, इनके बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा करने के लिए न्यायपालिका काम करती है। न्यायपालिका उन्हें न्याय दिलाती है, या समाज के नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं, उनकी लाभ के लिए, हित के लिए, अगर उनमें कोई भेदभाव किया जाता है या उन अधिकारों से, कानून से किसी भी नागरिक को वंचित किया जाता है, उसकी जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, या फिर उसके गरीब या अमीर होने पर, किसी भी अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने पर, तो उसे यहाँ पर समानता का जो अधिकार है वो न्यायपालिका दिलाती है। तो न्यायपालिका का रोल है कि न्यायपालिका कानून के शासन की रक्षा करती है और जो कानून की सर्वोच्चता है उसे सुनिश्चित करके रखवाती है। व्यक्ति हो या समूह हो, तानाशाह हो या कोई भी हो, सो न्यायपालिका किसी के भी राजनीतिक दबाव में नहीं काम करती। उसे कहा जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर किसी भी राजनीतिक दबाव का कोई प्रेशर, राजनीति का कोई प्रेशर नहीं है, किसी अमीर व्यक्ति का कोई प्रेशर नहीं है, किसी अधिकारी का कोई प्रेशर नहीं है। न्यायपालिका स्वयं ही स्वतंत्र है।
स्वतंत्र होने पर ही न्यायपालिका किसी को भी निष्पक्ष न्याय दिलवा सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका का यही मतलब है कि स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है न्याय में, ये न्यायपालिका यहाँ कराती है। सो बात आती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसमें सीधे सरल शब्दों में है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग जो हैं विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचाएं, ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। यानी सरकार के तीन अंग हमें बताए गए हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, विधि का निर्माण कराती है। कार्यपालिका उसी कानून को पूरे देश में, राज्य में लागू कराती है। और न्यायपालिका अगर उस कानून से किसी को वंचित किया जा रहा है नागरिक को, तो उसमें न्याय दिलवाने का काम करती है। अब विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों का, सरकार के इन दोनों अंग का न्यायपालिका के ऊपर कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और ये दोनों ही अंग कोई भी सरकार के न्यायपालिका की जो भी प्रक्रिया है या किसी काम को करने में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं, वह ठीक ढंग से न्याय दे सके। इसलिए कार्यपालिका और विधायिका का कोई भी प्रेशर न्यायपालिका पर नहीं पड़ता। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों के में हस्तक्षेप ना कर सके। अगर हमें कैसे पता चलेगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, कि जो दो अंग है न्यायपालिका के, विधायिका और कार्यपालिका, ये न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए, किसी भी ढंग से, किसी भी तरीके से उसके निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें, न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करें, तब तो हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, अदरवाइज नहीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब यही निकलता है कि सर्वोच्च स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीति संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीति की एक संरचना है और जो कि देश के संविधान में लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतंत्र के प्रतिनिधि लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेही होती है। कौन? न्यायपालिका। यहाँ पर इन्होंने कार्टून देख करके कुछ समझाया है। न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है, इसके बारे में है यहाँ कि और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की कि न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भी विधायिका को सम्मिलित नहीं किया। न्यायपालिका नियुक्तियों के मामले में विधायिका के प्रति विधायिका को सम्मानित नहीं किया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। न्यायपालिका यहाँ पे क्या काम करती है कि अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाती है। जैसे नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित किया जाता है। किसी की नियुक्ति करवानी है तो विधायिका वहाँ पे कुछ काम करके देगी, और विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता है यहाँ पे नियुक्ति में, तो इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों के दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं है। राजनीति की कोई भी भूमिका यहाँ पर नहीं है। न्यायाधीश के रूप में भी अगर हम देखें तो नियुक्त होने के लिए किसी विशेष व्यक्ति को वकालत का अनुभव होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका यानी न्यायालय में किसी वकील व्यक्ति को वकालत का अनुभव या
कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है। राजनीतिक विचार और निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बनना चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। ये सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने भी रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है और इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण संविधान बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित होगा, लेकिन न्यायपालिका विधायिका और संसदीयता जिन न्यायाधीशों को हम चुनते हैं या उन्हें अपॉइंट किया जाता है, चुनते तो नहीं, अपॉइंट किया जाता है, राष्ट्रपति न्यायाधीश को अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। सो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है, यानी कब तक वो अपने पद पर रहेंगे, निश्चित होता है। सेवानिवृत्ति होने तक पद पर बने रहते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई अपवाद होता है तो उन न्यायाधीशों को हटाने की भी प्रक्रिया है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित भी की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो, तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। अगर न्यायाधीशों को वेतन दिया जा रहा है तो उसमें विधायिका की कोई भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। विधायिका उसमें अपना सहमति नहीं देती है। न्यायाधीशों के कार्य और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का भी अधिकार है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आता है कि ये जो न्यायाधीश है अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, इनका जो कार्यकाल है एक निश्चित समय के लिए होता है। उसमें अगर कोई अपवाद आता है तो उन्हें हटाने की भी प्रक्रिया संविधान में दी गई है। अपने वित्तीय समावेश के लिए ये लोग अपने कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर नहीं रहते हैं। विधायिका कोई भी सहमति या कोई भी कानून न्यायाधीशों की वित्तीय संबंधी सैलरी वगैरह के लिए नहीं बनाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में महत्व न्यायाधीश कौन है। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है।
सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसकी क्या राय है? नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उसके क्या विचार है? इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले विषयों पर, किए जाने वाले कानूनों पर भी पड़ता है। मंत्रिमंडल है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा भी बनी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। जो भी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, उनको इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। 1973 की बात है कि जब 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ करके न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था 1973 में। फिर 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्ति की गई थी। इस तरीके से यहाँ पर 2 बार चेंज भी हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जो अन्य न्यायाधीश है दोनों न्यायालय के, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास है। फिर मनुष्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है? 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत दिया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्री परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायाधीशों को पद से हटाना। कैसे हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफी कठिन है। कदाचार साबित होने पर या अयोग्यता की दशा में उन्हें पद से हटाया जा सकता है, और न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। क्या आपको याद है कि विशेष बहुमत क्या है? अब इस विशेष बहुमत के बारे में जानते हैं कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है, और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया भी नहीं जा सकता। और बात यह भी है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहां उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। अगर न्यायपालिका यानी कि न्यायालय के अंदर किसी भी न्यायाधीश पर कोई आरोप या कदाचार या फिर उन्हें किसी भी कंसर्न में दोषी पाया जाता है, तो उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हटाने के लिए पद से विधायिका उनके लिए कानून बना के देती है। इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। अब तक संसद के पास में किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है, और इस मामले में 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। तो संसद के जो 2/3 सदस्य हैं उन्होंने उस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त नहीं हो सका था, इसलिए उन्हें हटाया भी नहीं गया। अब न्यायाधीश को हटाने का जो असफल प्रयास था कब का था? 1991 की बात है, जब पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे।
न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की है। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके वर्ष 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। इतने कठिन आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद ने महाभियोग सिद्ध न हो सका और महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आगे आधा ही समर्थन मिल पाया। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टडी करेंगे कि न्यायपालिका की संरचना होती कैसे, न्यायपालिका बनी कैसे। न्यायपालिका के बारे में भारतीय संविधान एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है, यानी कि एकीकृत न्याय की व्यवस्था की स्थापना करता है भारतीय संविधान। भारत के संविधान में एकीकृत न्यायपालिका है, एकल न्यायपालिका जिसे कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व के जो अन्य संघीय देश हैं उनके विपरीत भारत में है प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय आता है, फिर उच्च न्यायालय आता है और सबसे नीचे जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये बताया गया कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला दे देगा, हाई कोर्ट है या उससे निचली जिला अदालत है, अधीनस्थ कोर्ट है, वो सब उसे मानेंगे। यह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, यानी कि केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यह अधिकार है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है और किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। अगर हाई कोर्ट में कुछ मुकदमे ज्यादा हैं या फिर मुकदमे सुलझ नहीं रहे हैं, तो ये वहाँ पे ट्रांसफर होकर के सर्वोच्च न्यायालय भी पहुंच सकते हैं, या किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है तब भी वहाँ पे पहुंच सकते हैं। किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। अब बात आती है यहाँ पर कि उच्च न्यायालय क्या काम करेगा। फिर उच्च न्यायालय यानी कि जो और भी निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करने का काम उच्च न्यायालय का है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए अगर कोई रिट जारी कर सकता है तो ये उच्च न्यायालय के पास है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों को निपटारा कर सकता है तो भी उच्च न्यायालय है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने का राइट भी उच्च न्यायालय रखता है। जिला अदालत का क्या काम है। यहाँ पे जिला अदालत है कि जिले में दायर मुकदमों की अगर कोई सुनवाई करनी है तो ये जिला अदालत करेगी। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई भी जिला अदालत करती है और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर भी फैसला कौन देता है, जिला अदालत देती है। अधीनस्थ अदालत है जिसमें कि फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार किया जाता है। ये हो गई यहाँ पे। ये सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार कितना होता है। सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्र अधिकार भी प्राप्त किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार है मौलिक, अपीली और सलाहकारी और रिट जारी करना और विशेष अधिकार। ये दिए गए यहाँ पे 5 तरीके के यहाँ पे क्षेत्र अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को बताए गए हैं। 5 क्षेत्र अधिकारों में से पहला है मौलिक। मौलिक में हम क्या देखते हैं कि जो संघ है और राज्य है उनके बीच में विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे उच्च न्यायालय ये करेगा। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का काम है भारत के, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार रखता है, क्षेत्र अधिकार, कि संघ और राज्य के बीच में किसी बात को लेकर विवाद है तो उसका निपटारा करने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है।
अपीली क्षेत्र अधिकार कहते हैं कि दीवानी, फौजदारी या संवैधानिक मामलों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है। सलाहकारी का मतलब है जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। सलाहकारी का काम भी कौन करेगा? यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय, जो कि राष्ट्रपति को सलाह देंगे। रिट जारी करने का काम है कि व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण रिट, परम आदेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण लेख और अधिकार पृच्छा जारी करने का अधिकार किसके पास है? रिट जारी करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय है। अब विशेष अधिकार है भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति विशेष अधिकार यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। बात आती है कि मौलिक क्षेत्र अधिकार से हम क्या समझते हैं। मौलिक क्षेत्र अधिकार का मतलब है कि मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, जिसे मौलिक क्षेत्र अधिकार कहते हैं। तो मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी कर सकता है, और ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालत में सुनवाई करनी जरूरी नहीं है। ऊपर एक क्षेत्र में आपने देखा कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्र अधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी उच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्र अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इसलिए इनकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय और न ही सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है और बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। बात आती है कि जो रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, मौलिक अधिकार वाले अध्याय में जैसे हमने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है या कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है, जैसे उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास वह विकल्प नहीं है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को और कुछ कार्यपालिका को या कुछ न कुछ करने का आदेश यहाँ पर देता है। अपीली क्षेत्र अधिकार से हम क्या समझते हैं? ये सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दी तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च स्वायत्त में की जा सकती है। फांसी की सजा भी दी जा सकती है। यदि मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे तो अभी सर्वोच्च न्यायालय के पास ही यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार है। अब सलाह संबंधी का मतलब है कि मौलिक और अपीली क्षेत्र अधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्र अधिकार। इसके अनुसार यह है कि भारत के राष्ट्रपति लोकहित या फिर संविधान की व्याख्या करेंगे। लोकहित या संविधान की व्याख्या करेंगे। संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकते हैं, लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को बाध्य है।
और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को यहाँ पर ये तैयार मानने को होते हैं। न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? इसकी दो मुख्य उपयोगिता। पहली यह है कि इसमें सरकार को छूट मिल जाती है और किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने में क्या अदालत को मंजूरी या राय जान लो, इसके बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरी ओर सर्वोच्च न्यायालय संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद अगर हम 137 को देखें तो उसमें दर्शाया गया 137 कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या फिर आदेश पुनरावलोकन करने की शक्ति होगी। आर्टिकल 144 भी कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। आर्टिकल 144 भी यहाँ पे दे दिया, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकार उच्चतम न्यायालय की सहायता से ही होंगे। बात आती है कि यह अनुच्छेद हमें भारत की न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के लिए अन्य सभी न्यायालयों के हम भारत के न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी मामलों पर न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, जिसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं और उसकी समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में भी वे स्वयं ही देखता है, कहाँ पहुंचे और क्या समझे। न्यायिक सक्रियता कैसे काम करती है? कि न्यायिक सक्रियता का मतलब है न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, लेकिन अधिक जन्मोन्मुखी बना दिया। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका होती है, जो कि सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। आखिर में जनहित याचिका होती क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई? कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हो। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकार का उल्लंघन होने पर, किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया और 1979 में ही बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का फैसला किया जिसे पीड़ित लोगों ने बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने भी दाखिल किया, क्योंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार रहा था और इसे ऐसे ही अन्य अनेकों मुकदमों पर जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया था। उसी समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार में से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसमें जन सेवा की भावना रखने और नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों के अधिकारों की रक्षा, गरीबों को जीवन को और बेहतर बनाने में या पर्यावरण की सुरक्षा में या लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका में हस्तक्षेप की मांग की गई। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन भी माना जाता है।
जैसे किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने की बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह यहाँ पे प्रारंभिक जनहित याचिकाएं, जो कि 1979 में हुई थी, समाचार पत्र में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी थी। बिहार की जेलों में कैदियों को काफी लंबी अर्जी अवधि से बंदी बनाकर रखा था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उसमें उन्हें सजा हो जाती तो वे इतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किए जा सकते थे। इस खबर को आधार बनाकर एक ही वकील ने एक याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चला और फिर पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस मुकदमे को हुसैन नारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से भी जाना जाता है। 1980 में जब तिहाड़ जेल के एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण अय्यर को पत्र भेजा था, उसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन था और न्यायाधीश ने भी यही याचिका मान ली कि न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी गई थी। लेकिन मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में चल गया।